लक्ष्मी। क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। चिकने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? बड़ी मुश्किल से आया है एटीट्यूड। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। सॉरी। जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो पूरे स्टेडियम में अगर वो आंख बंद करके भी अपना बल्ला घुमाएगा तो हर बॉल पर छक्का ही लगेगा। लेकिन जब इंसान का वक्त खराब होता है तो वो अच्छे खासे सोने को भी अगर हाथ लगाए तो वो भी मिट्टी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने अच्छे वक्त में इतना भी आसमान में ऊपर नहीं उड़ना चाहिए कि जब इंसान का बुरा वक्त आए तो उसका हाथ पकड़कर थामने वाला भी कोई ना मिले। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे ही एक्टर के बारे में जिसने अपने अच्छे समय की कदर नहीं की और आज बॉलीवुड का ये पॉपुलर हीरो बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर सरमन जोशी की, जिन्होंने 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, गोलमाल और ढोल जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में उनकी कॉमेडी टाइमिंग बिल्कुल देखते ही बनती थी और ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन आगे चलकर सरमन जोशी के साथ में ऐसा क्या हुआ कि इतनी पॉपुलर फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा, जिनमें से उनकी कई फिल्में कब आईं और कब चली गईं लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चला। सरमन जोशी अपनी कौन सी गलती का खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं और एक समय जहां उनके पास में फिल्मों की लाइन लगी होती थी और कई फिल्मों में काम करने के लिए वो खुद मना कर देते थे, तो वहीं आज सरमन जोशी को अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कि किसी भी फिल्म में उनको छोटा सा भी रोल मिल जाए। आखिर क्यों सरमन जोशी को गोलमाल जैसी बेहतरीन कॉमेडी फ्रेंचाइजी से भी बाहर कर दिया गया था? तो आज के इस वीडियो में हम सरमन जोशी की अच्छाई और बुराई का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सरमन जोशी का इस मुकाम तक पहुंचने में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा था और ऐसा नहीं था कि किसी ने बड़ी आसानी से सफलता उनको एक थाली में परोस के दे दी हो। सरमन जोशी ने अपनी जिंदगी में जो भी मुकाम हासिल किया था वो अपने दम पर ही किया था। हालांकि ये अलग बात है कि वो उस मुकाम पर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए थे। यहाँ तक कि आजकल तो कई लोग मजाकिया अंदाज में सरमन जोशी के लिए ये भी बोलते हैं कि भगवान जिंदगी में कुछ भी दे दे लेकिन सरमन जोशी के जैसा करियर डाउनफॉल किसी को ना दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी एक्टर की जिंदगी में ऐसा डाउनफॉल कभी आता ही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो हर एक एक्टर को अपने करियर में कभी न कभी ऐसे डाउनफॉल का सामना करना ही पड़ता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या फिर अभी हाल ही में अक्षय कुमार हो। लेकिन ये सब लगातार अपनी गलतियों के ऊपर काम करते गए और उनसे सीखते गए, इसी वजह से आज भी बॉलीवुड में टिके हुए हैं। लेकिन वहीं सरमन जोशी और गोविंदा जैसे भी कई एक्टर हुए जिनका करियर में डाउनफॉल आया और उसके बाद करियर कभी उठ ही नहीं पाया। एक्चुअली सरमन जोशी एक थिएटर बैकग्राउंड वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1979 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। गुजराती ब्राह्मण परिवार में जन्मे सरमन जोशी के पिता अरविंद जोशी एक जाने माने थिएटर एक्टर रहे हैं, जिन्होंने कई पॉपुलर गुजराती प्लेज में काम किया और कई पॉपुलर फिल्मों में हमें छोटे छोटे रोल्स में भी नजर आए हैं। जैसे उनके पिता को आपने फिल्म शोले में भी संजीव कुमार के बड़े बेटे के तौर पर देखा होगा, जिनकी गब्बर सिंह गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके अलावा भी उनके फादर इत्तेफाक में, नाम, ठिकाना इन फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए हैं। हालांकि हमेशा से ही सरमन जोशी का पूरा परिवार फिल्मों से ज्यादा थिएटर में बहुत एक्टिव रहा है। जैसे उनके फादर के अलावा उनके अंकल प्रवीण जोशी और सरिता जोशी भी फिल्मों में एक्टिव रहे। सरमन जोशी की बहन मनासी जोशी को भी आपने कई टेलीविजन सीरियल्स में देखा होगा, जिनकी शादी रोनित रॉय से हुई है। इसके अलावा उनके कजिन्स पूर्वी जोशी, केतकी दवे और गुलकी जोशी को भी आपने देखा होगा। इसके अलावा सरमन जोशी की शादी हुई है बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से। हालांकि अपने स्कूल दिनों में सरमन जोशी का या तो पायलट बनने का या पुलिस में जाने का इरादा था, लेकिन बचपन से ही सरमन जोशी अपने पूरे परिवार को थिएटर में काम करते हुए देख रहे थे और उन्होंने भी थिएटर को काफी बारीकी से देखा है। हालांकि सरमन जोशी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी थिएटर में बढ़ता चला गया और अपने कॉलेज के दिनों में सरमन जोशी ने कई प्लेज लिखे, इनको डायरेक्ट किया और इनमें एक्टिंग करते हुए भी नजर आए। और आगे चलकर सरमन जोशी बहुत ही पॉपुलर गुजराती प्ले जैसे ऑल द बेस्ट में और आमी लाई गई तामी रही गई में नजर आए, जहां उनके प्ले ऑल द बेस्ट के लगभग 3 साल में 550 से भी ज्यादा शोज हुए। आगे चलकर सरमन जोशी ने हिंदी में भी एक प्ले मैं और तुमको डायरेक्ट किया। उस समय थिएटर में सरमन जोशी के काम की बहुत तारीफ हुई और आगे चलकर उन्हें फिल्में भी ऑफर होने लगीं। ये लगभग 1996 के आसपास की बात है, जब अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक इंडिया टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट रखवाया था, जिसके लिए उस समय हजारों लोग आए थे, लेकिन इसमें से केवल 9 लड़की और लड़कियों को लिया गया, उनमें से सरमन जोशी भी एक थे। आगे चलकर सरमन जोशी एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो गुब्बारे में भी नजर आए थे।
और आगे चलकर सरमन जोशी हमें पहली बार डायरेक्टर विनय शुक्ला की फिल्म गॉड मदर में एक छोटे से रोल में नजर आए। हालांकि ये एक आर्ट फिल्म थी और इसको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था, लेकिन इसके बाद में सरमन जोशी को कई और फिल्में ऑफर होने लगीं और आगे चलकर वो हमें फिल्म लज्जा में छोटे से रोल में नजर आए और इसी साल वो हमें 2001 में फिल्म स्टाइल में नजर आए। उस समय फिल्म स्टाइल जाने माने डायरेक्टर एन चंद्रा के द्वारा बहुत ही कम बजट में बनाई गई बिल्कुल नए जमाने की फिल्म थी, जिसमें सरमन जोशी के साथ में हमें साहिल खान भी बंटू और चंटू के रोल में नजर आए थे और ये फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की और ये सरमन जोशी के करियर की पहली बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई, जिसमें लोगों ने उनकी कॉमिक टाइमिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की। और बस देखते ही देखते अगले 2-3 सालों में सरमन जोशी को साहिल खान के साथ में 2 से 3 फिल्में और ऑफर हो गईं, जिनमें हम दो हमारे दो के अलावा और भी 2 फिल्में थीं, लेकिन ये फिल्में उस समय बीच में ही बंद हो गईं। हालांकि आगे चलकर डायरेक्टर एन चंद्रा ने स्टाइल का सीक्वल 2003 में एक्सक्यूज मी के नाम से बनाया, जिसमें भी हमें सरमन जोशी और साहिल खान नजर आए, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। इसी दौरान सरमन जोशी हमें 2003 में ही कहाँ हो तुम में नजर आए, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आगे चलकर 2005 में सरमन जोशी डेविड धवन की फिल्म शादी नंबर 1 में नजर आए, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि सरमन जोशी को इसके बाद भी कई फिल्में ऑफर होती जा रही थीं और फाइनली वो साल आया 2006, जिसने सरमन जोशी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी, जहां इस साल वो हमें रोहित शेट्टी की बेहतरीन कॉमेडी फिल्म गोलमाल में नजर आए। इसमें उनके साथ में अजय देवगन, अरशद वारसी और तुषार कपूर नजर आए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। तो जहां 2006 में सरमन जोशी इस कॉमेडी फिल्म में नजर आए, तो वहीं इसी साल वो हमें एक सीरियस फिल्म रंग दे बसंती में भी नजर आए। इसमें उनके साथ में आर माधवन और आमिर खान भी नजर आए और ये इस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। और इस समय तक सरमन जोशी अपनी कॉमेडी फिल्मों और सीरियस फिल्मों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चल रहे थे, जहां एक तरफ वो रकीब जैसी सीरियस फिल्म में नजर आते, तो वहीं दूसरी तरफ ढोल जैसी बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म में भी नजर आते। और आगे चलकर साल 2009 आया, जब सरमन जोशी हमें आमिर खान और आर माधवन के साथ में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स में नजर आए, जिसने सरमन जोशी के करियर को एक और बहुत बड़ा जंप दिया और इसमें उनके द्वारा निभाए गए राजू के रोल को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इससे बड़ी सफलता बॉलीवुड ने इसके पहले तक नहीं देखी थी और उस समय तो सरमन जोशी बिल्कुल आसमान में उड़ने लगे थे, लेकिन यहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस समय तक सरमन जोशी के पास में अब पहले से भी ज्यादा और कई बड़ी फिल्में आने लगी थीं, लेकिन इस समय तक सरमन जोशी ने अपनी फिल्मों की फीस काफी बढ़ा दी थी। वो एक फिल्म के लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करने लगे थे और सरमन जोशी की इसी बढ़ी हुई फीस की डिमांड की वजह से वो रोहित शेट्टी की गोलमाल की अगली फिल्म गोलमाल रिटर्न्स में भी नजर नहीं आ पाए। एक्चुअली पहले जब रोहित शेट्टी ने गोलमाल रिटर्न्स बनाने का प्लान किया था, तो इसमें गोलमाल की ओरिजिनल कास्ट ही लेना चाहते थे, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी और तुषार कपूर तो तैयार हो गए थे, लेकिन सरमन जोशी से बात नहीं बन पाई। उस समय जब रोहित शेट्टी ने गोलमाल रिटर्न्स के लिए सरमन जोशी के मैनेजर को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने सरमन जोशी की बढ़ी हुई फीस की डिमांड उनके सामने रख दी। और गोलमाल रिटर्न्स भी वैसे एक मल्टी स्टारर फिल्म ही थी, इस वजह से एक एक्टर को इतनी ज्यादा फीस वो नहीं दे पा रहे थे। और उस समय सरमन जोशी के मैनेजर और रोहित शेट्टी के बीच में बात बिगड़ गई और सरमन जोशी के हाथ से गोलमाल रिटर्न्स भी निकल गई और उनकी जगह पर अब इसमें एंट्री हुई श्रेयस तलपड़े की। हालांकि उस समय ये फिल्म छोड़ने को लेकर सरमन जोशी का ये कहना था कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस समय सरमन जोशी अपने करियर में मल्टी स्टारर और कॉमेडी फिल्मों के अलावा कुछ लीड रोल में फिल्में भी करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने गोलमाल रिटर्न से छोड़ दी थी। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी और इसका ज्यादा पछतावा उन्हें नहीं हुआ। उस समय सरमन जोशी विधु विनोद चोपड़ा के साथ में अपनी फिल्म फरारी की सवारी की शूटिंग भी कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म को बनते बनते काफी समय हो गया और ये फाइनली 2012 में रिलीज हो पाई। इसके अलावा 2012 में ही उनकी एक लगभग 10 साल डिलेड फिल्म 3 बैचलर्स भी रिलीज हो गई। तो इस साल एक तो उनकी फिल्म फरारी की सवारी को भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऊपर से ये डिलेड फिल्म उनके करियर में एक बाधा साबित हुई। आगे चलकर वो हमें वॉर छोड़ना यार, गैंग ऑफ घोस्ट और सुपर नानी जैसी फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन इन 2 से 3 सालों में आई सरमन जोशी की ये सारी की सारी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। एक्चुअली शायद सरमन जोशी उस समय इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाए कि ऑडियंस उनको मल्टी स्टारर और कॉमेडी फिल्मों में ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उस समय सरमन जोशी कई मल्टी स्टारर अच्छी कॉमेडी फिल्में छोड़कर कई ऐसी फिल्मों में काम कर रहे थे जिनमें वो लीड रोल में नजर आने वाले थे। लेकिन लीड रोल में सरमन जोशी की ये सारी फिल्में इतनी बुरी तरह से पिटी कि उनका करियर भी डूब गया। यहाँ तक कि 2015 में वो हेट स्टोरी जैसी एडल्ट फिल्म में भी नजर आए, जिसमें उनको देखने के बाद काफी लोग हैरान थे।
एक्चुअली सरमन जोशी का ये कहना था कि वो अपने करियर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये फिल्म नहीं चल पाई। और इसके बाद तो सरमन जोशी की फ्लॉप फिल्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 8-10 फिल्मों तक भी नहीं रुका। इनमें 1920 लंदन, वजह तुम हो, काशी इन सर्च ऑफ गंगा, मेरा फौजी कॉलिंग, बबलू बैचलर, कॉन्ग्रेचुलेशंस और आंख मिचौली जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन उनकी कोई भी फिल्म नहीं चल पाई। उधर इंडस्ट्री में भी स्टार्टिंग में उनके ईगो की वजह से उनके कई रिलेशंस भी खराब हुए। जैसे उनको सबसे बड़ा लॉस हुआ था गोलमाल फ्रेंचाइजी से बाहर हो जाने का। हालांकि आगे चलकर सरमन जोशी रोहित शेट्टी को कई बार उन्हें दोबारा से गोलमाल फ्रेंचाइजी में साइन करने को लेकर मनाते हुए नजर आए, और रोहित शेट्टी ने उन्हें उस समय हाँ तो बोल दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें गोलमाल में साइन नहीं किया है। इसी समय सरमन जोशी और रोहित शेट्टी हमें OLX के एड में एक साथ नजर आए, और इसी एड को देखकर ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद गोलमाल की अगली फिल्म में हमें सरमन जोशी भी नजर आए। गोलमाल देखी है आपने? हाँ सर, पहली वाली देखी है, बाकी दो में इंटरेस्ट ही है सर। समझ रहा हूँ मैं। लेकिन अगर बिल्कुल अभी करंट की बात करें तो सरमन जोशी के पास में एक भी फिल्म नहीं है। हालांकि जब सरमन जोशी की इस कंडीशन का पता सलमान खान को लगा तो उन्होंने तुरंत सरमन जोशी को फोन करके कहा कि आ जाओ, तुम सिकंदर में काम कर रहे हो, और भाईजान की दरिया दिली के चलते ही उन्हें फिल्म सिकंदर में साइन किया गया है। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि सरमन जोशी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अब सिकंदर के बाद उनका करियर किस दिशा में जाता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि सरमन जोशी अपने कई इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि वो एक्टिंग करना कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन्हें फिल्मों में काम मिला तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से वो अपने थिएटर में ही काम करने लगेंगे। सरमन जोशी और प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा उनकी कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, और सरमन जोशी ने उनसे शादी फिल्मों में आने के पहले ही साल 2000 में कर ली थी। उनकी एक बेटी है खायना जोशी और 2 जुड़वा बेटे हैं वारण्या जोशी और विहान जोशी। सरमन जोशी के साथ में उस समय उनके स्कूल में दिव्या भारती, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी जैसे एक्टर्स भी पढ़ते थे। सरमन जोशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने स्कूल के दिनों की ये फोटो भी डाली थी जहां पर ये सारे लोग नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सरमन जोशी की पूरी जिंदगी के बारे में। आपका सरमन जोशी के बारे में क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि आखिर वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से सरमन जोशी अपने करियर में इतनी बुरी तरह से फेल हुए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपना ओपिनियन जरूर बताना, और साथ ही साथ सरमन जोशी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।